हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आई होप कि आपने हर पार्ट को अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। तो हर पार्ट को अच्छे से समझिए, सीखिए और एक भी पार्ट को मिस मत कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पहुंच सके। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे से अनअकैडमी पे लाइव पढ़ सकते हैं, मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है डॉक्टर एस के सिंह। हर वर्ड को स्मॉल में लिखेंगे और बिना किसी गैप को लिखेंगे तो आपको 10% आपकी फ़ी में डिस्काउंट में मिलेगा और फ्री में आप टेस्ट सीरीज़ से जुड़ पाएंगे। तो मेरे बैच में आइए और बहुत ही अच्छे से बायो को ख़त्म कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। सो प्लांट ब्रीडिंग देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। सो द ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड द लिमिटेड फूड फॉर द ह्यूमन। ठीक है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है वो बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्सेस है, मतलब लिमिटेड फॉर्म में है कि मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है उसको फीड नहीं करा पाएगी। So the better management can increase the yield but only to the limited extent. तो इसलिए हमारा green revolution आया। They are responsible for increase the yield of very large extent। और ये नीट में क्वेश्चन आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारे इंडिया में 1960 में आया है। MS स्वामीनाथन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन होल वर्ल्ड, एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आए भी है नीट के अंदर कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो नॉर्मल ई ब्रॉगलन आया हुआ क्वेश्चन है। अगर पर्टिकुलर अगर ये आता है क्वेश्चन कि इंडिया के अंदर किसने काफ़ी ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम किया है तो वो हमारे स्वामीनाथन है। तो MS स्वामीनाथन इज कंसिडर द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन इज डिफाइंड दैट डिपेंड मेनली ऑन द प्लांट ब्रीडिंग पे डिपेंड रहता है। एंड दिस टेक्निक हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ व्हीट, मेज एंड राइस। जो भी ये रहता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन होता है वो हाई यील्ड पोटेंशियल पे काम करता है, डिजीज रेजिस्टेंस पे काम करता है कि जो डिजीज जल्दी से प्लांट के अंदर ना हो, है ना। व्हीट, राइस, सेमी ड्रॉप वैरायटी पे काम करता है। सो दिस प्लांट ब्रीडिंग इज अ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिज़ायर प्लांट। मतलब कि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम दो डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस करते हैं और एक नया प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो और क्या है कि बेटर सूटेड हो कल्टीवेशन के लिए और दे हैव अ बेटर ईल्ड, उससे पैदावार ज़्यादा ले सकें और उससे कोई भी बीमारी ना हो। मेन पर्पस हमारा प्लांट ब्रीडिंग का यही है कि दो ऐसे प्लांट को क्रॉस कराना और उससे एक नया प्लांट बनाना जिससे जो है जो प्लांट नया बनेगा वो बेटर सूटेड हो कल्टीवेशन के लिए, हर जगह पे कल्टीवेट हो सके, बेटर ईल्ड प्रोडक्शन हो, कोई भी बीमारी ना हो। सो मोस्ट ऑफ आर मेजर क्रॉप्स आर डराइव फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड वैरायटी। और जितने भी मेजर हमारी डोमेस्टिकेटेड वैरायटी हैं वो उसी से आते हैं। बट नाउ ड्यू टू द दैट इज एडवांटेज इन अ जेनेटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी and the tissue culture, the plant breeding is being carried out by using the molecular genetic tools। तो पहले हम क्या करते थे कि दो, मान लीजिए कि मेज़ का कोई प्लांट है ना, और तमिलनाडु में मेज़ उगाया जा रहा है और एक उत्तर प्रदेश में मेज़ उगाया जा रहा है, दोनों को आपस में क्लब कर देते थे, मिक्स कर देते थे। बट नाउ अ डेज द वैरायटी एंड द कंसेप्ट आर चेंजेस, द मोलिकुलर बायोलॉजी आर कीप ऑन दैट इज एडवांस लेवल, राइट। सो अब हम लोग डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को करते हैं और आगे बढ़। So a main step in plant breeding, for the plant breeding के लिए क्या क्या स्टेप होता है? देखिए, हम चाहते हैं कि एक नया प्लांट को डेवलप करें, नया वैरायटी को डेवलप करें। लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं कि कोई एक नया राइस का प्लांट डेवलप हो जाए, हम चाहते हैं कि कोई नया एक वीट का वैरायटी डेवलप हो जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ वैरायबिलिटी। मतलब क्या, अगर आपको एक नया वैरायटी को डेवलप करना है
तो अलग अलग जगह से आपको अलग अलग वैरायटी लाने पड़ेगा। लाइक तमिलनाडु से मेज़ को, मतलब कि अगर आप राइस की वैरायटी बनाना चाहते हैं तो तमिलनाडु से राइस की वैरायटी लेना पड़ेगा, बिहार से लेना पड़ेगा, राजस्थान से लेना पड़ेगा, मध्य प्रदेश से, अलग अलग लोकेशन से आपको अलग अलग वैरायटी लेके आनी पड़ेगी। सो जेनेटिक वायबिलिटी इज़ अ रूट ऑफ द ब्रीडिंग प्रोग्राम। अगर आप अलग अलग वैरायटी नहीं लेके आएंगे तो नया कुछ जनरेट नहीं कर पाएंगे। So in many crops, pre-existing genetic viability is available from the wild relative crops. बहुत सारे wild relative crops से available होते हैं। तो one concept is called germplasm। ये क्वेश्चन आता है कि what is a germplasm? तो germplasm is a collection of the plants or seed having all the genes in a given crops is called the germplasm collection। यानी germplasm collection का मतलब ये क्या है कि आपने कहीं से सीड को इकट्ठा किया, आपने कहीं से प्लांट को इकट्ठा किया और उससे जो है एक नया क्रिएशंस आप करना चाहते हैं, एक नया वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं। सो कलेक्शंस एंड दैट इज अ प्रिजर्वेशंस ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वैरायटी, यू कैन से, मतलब कि आप वाइल्ड वैरायटी को भी कलेक्ट कर सकते हैं। स्पीसीज और रिलेटिव फॉर द कल्टिवेटेड स्पीसीज इज रिक्वायर्ड। फिर आपने उस वैरायटी को कलेक्ट कर लिया। नाउ इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, मतलब कि मान लीजिए कि ये वैरायटी कलेक्ट किया, ये मान लीजिए राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग जगह से आपने वैरायटी को सेलेक्ट किया और आपस में ही क्रॉस कराते हैं हम, ठीक है। उसके आपस में ही क्रॉस करा के देखते हैं कि कौन बेटर सूटेड है, कौन बेटर उसका प्रोडक्टिविटी है। तो द germplasm is evaluated, so we identify the plant with the desirable combination of the character। मतलब ये ऐसा हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं या ऐसे हम वैरायटी को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो हर जगह सूटेड हो, हर जगह बेहतर काम कर सके, हर जगह उसकी पैदावार अच्छी हो और कोई भी बीमारी उसके अंदर ना हो। सो द सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाई एंड द यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज क्रॉस हाइब्रिडेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। मान लीजिए कि मैंने एमपी को सेलेक्ट किया है, एमपी वाले वैरायटी को, कर्नाटका वाले वैरायटी को, वेस्ट बंगाल वाले को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, तो इन सब में क्रॉस कराएंगे आपस में, है ना। आपस में अलग अलग लेवल पे क्रॉस करा के देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। सो द डिजायर कैरेक्टर हैज़ बिन ऑफन कंबाइंड फ्रॉम द टू डिफरेंट प्लांट्स के अंदर पूरा डिजायरेबल कैरेक्टर कंबाइंड हो जाता है। And the high protein quality of one parents may be need to be combined with the disease resistance for the another parents। देखिए इस लाइन का कहने का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि कोई एक वैरायटी है और उस वैरायटी में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। दूसरी वैरायटी है जिसमें प्रोटीन कंटेंट तो नहीं है, ठीक है, बट क्या है कि डिजीज़ से लड़ने की दैट इज पोटेंशियल है उसके अंदर, कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं हो सकती है, तो डिजीज़ रेजिस्टेंस है। इस वैरायटी के अंदर प्रोटीन कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है बट डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाता है। तो डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाता है तो प्रोटीन जितना बन रहा है वो बिल्कुल नुकसान हो जा रहा है, मतलब ख़राब हो जा रहा है। तो मान लीजिए इन दोनों से हम क्रॉस करा देंगे तो एक नया वैरायटी जो डेवलप होगा वो प्रोटीन कंटेंट भी होगा और प्लस डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगा। तो हमारे लिए दोनों एस्पेक्ट में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। So that they have a high protein quality of one parents may need to be combined with the disease resistance from the another parent. So that is called cross hybridization. Now the fourth step for the releasing of the variety, that is called selection and testing of the superior recombinant। मतलब अलग अलग बहुत सारे से क्रॉस हमने कराया, अब हमारी बारी है कि उन सब में से देखना चाहते हैं कि बेहतर कौन सा होगा, उन सब में से जो होगा बेहतर कौन होगा। सो दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ द सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड एंड दोज प्लांट हैव द डिजायर कैरेक्टर कंबाइंड। बहुत सारे प्लांट के अंदर डिजायर कैरेक्टर देखेंगे कि कौन से वैरायटी में हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर वैरायटी इसमें अच्छा है, हर चीज़ हर एस्पेक्ट से बहुत ही अच्छा है। द सिलेक्शन प्रोसीड द क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिविटी and required a careful and scientific evaluation of the progeny। कहने का अर्थ ये है कि सिलेक्शन हम इस एस्पेक्ट से करते हैं कि ये जो वाला स्टेप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हमने सेलेक्ट किया कि एमपी वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, मध्य प्रदेश वाला जो है अच्छा काम कर रहा है, इसके साथ साथ तमिलनाडु वाला, कर्नाटक वाला, बिहार वाला भी अच्छा वैरायटी काम कर रहा है, ठीक है। क्रॉस कराने के बाद फिर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द न्यू वैरायटी।
उसे अलग अलग जगह पे टेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड MLT, मल्टी लोकेशन टेस्ट। मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने वैरायटी बनाया जिसके अंदर हमने प्रोटीन कंटेंट को भी बढ़ाया, डिजीज रेजिस्टेंस को भी बढ़ाया, अब उसे हम MLT के पास भेजते हैं, यानी मल्टी लोकेशन टेस्ट भेजते हैं। उसे अलग अलग जगह पे उगाते हैं, कर्नाटक में उगाएंगे, बिहार में उगाएंगे, राजस्थान में उगाएंगे, गुजरात में उगाएंगे, अलग अलग जगह पे उगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये इक्वली अच्छे से ग्रो कर पा रहा है हर जगह। अगर ये इक्वली अच्छे से ग्रो कर रहा है, देन वी रिलीज दिस वैरायटी एंड कमर्शलाइजेशन, लाइक हम उसे टैग दे के बेचने लगेंगे कि दिस वैरायटी इज़ गुड, दिस वैरायटी हैव अ लाइक स्पेसिफिक नेचर, लाइक दे हैव अ प्रोटीन कंटेंट गुड है, इसका डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है, हर जगह पे अच्छे से ग्रो करेगा, एडवर्स कंडीशन को भी झेल लेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसी वैरायटी को अब हम उगाना चाहते हैं जो कि हर कंडीशन को टॉलरेट कर सके, कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके, ताकि जो ये बढ़ती हुई आबादी है उन सबको हम अच्छे से फीड करा सकें, उन सबको अच्छे से खाना खिला सकें। सो द नियरली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड एंड यस, सारे क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिजीज़ को चेक करने के बाद हम उस वैरायटी को रिलीज आउट कर देते हैं। सो द इवेल्युएशन इज डन बाय द ग्रोइंग this is a research field and recording their performance under the ideal fertilization, application of irrigations and all the criteria अगर सारा suitable हो, then we release this variety. So India is mainly agriculture country, as you know, and the agriculture account approx 33% of India GDP. पूरे इंडिया का GDP अगर हम बात करें, पूरे ग्रोथ का बात करें, तो हमारा जो एग्रीकल्चर से करीब 33% आता है, nearly 62% of all the populations. So this is a huge data and this is a NEET question जो नीट में आया हुआ है, और इसी अभी जो भी मैंने बताया है इसी पे आधारित है। तो हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की आदत आपको डालनी है अगर आपको बेहतर परफॉर्म करना है तो। इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द इंटायर कलेक्शन ऑफ द प्लांट लाइक सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स allele of a gene in a given crops is called evaluation and selection of the parents, germplasm collection, selection of superior recombinant and cross hybridization among the selected parents. तो yes, no doubt it is a germplasm collection. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अकर ड्यूरिंग। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और डायरेक्टली मेरे स्लाइड से क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली आप स्लाइड में देखेंगे तो स्लाइड से क्वेश्चन आया है। तो यस, इन 1960 में हुआ है, अभी अभी बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय। न्यू जो वैरायटी है प्लांट्स को कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन एंड म्यूटेशंस, सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड म्यूटेशन एंड सिलेक्शन। तो यस, इट इज़ अ सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन इज अ करेक्ट आंसर। पहले हम सेलेक्ट करेंगे और आपस में क्रॉस करके और फिर हम एक नया वैरायटी को रिलीज कर देंगे। सो दिस इज द आंसर। नाउ वीट वैरायटी के बारे में समझते हैं। सो वीट वैरायटी के बारे में देखते हैं। तो वीट वैरायटी जो होता है, देयर इज प्रोडक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम 11 मिलियन टन टू द 75 मिलियन टन। कब से कब तक? इन 1960 से लेके 2000 तक। तो पूरा वीट का जो पैदावार है करीब 11 मिलियन से होके 75 मिलियन तक हो गया 1960 से लेके 2000 तक। तो इट वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी। ये आखिर कैसे हो पाया इतना बेहतर प्रोडक्शन? इट इज़ ड्यू टू द सेमी ड्वार्फ वैरायटी। सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है इंट्रोड्यूस किया गया और जिससे है वीट की पैदावार बढ़ गई। सो दे आर इंटरनेशनल सेंटर फॉर द वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट in Mexico develop a semi-dwarf variety of the wheat. मैक्सिको एंड डेवलप मतलब मैक्सिको में सेंटर है जहाँ पे सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप किया गया था। वीट की कुछ वैरायटी है और इस वैरायटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी वैरायटी जो है क्या है। तो वन वैरायटी इज़ कॉल्ड सोनालिका, वन वैरायटी इज़ कॉल्ड सोनालिका एंड अनदर वैरायटी इज़ कॉल्ड कल्याण सोना। सो दिस इज़ द वीट वैरायटी। 2-3 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो one variety is called Sonalika, another variety is Kalyan Sona and they have a high yield potential, मतलब इसको पैदावार की शक्ति बहुत ज़्यादा है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, कोई भी बीमारी से नहीं हो सकती है and they are growing all over the part of the wheat, ठीक है,
जहाँ जहाँ वीट का बेल्ट है वहाँ पे अच्छे से ग्रो हो सकता है, सोनालिका और कल्याण सोना। राइस वैरायटी के बारे में देखते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1960 to 2000 राइस प्रोडक्शन वेंट टू 35 मिलियन से 89.5 मिलियन टन हो गया, ठीक है। एंड इट वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द राइस। अगेन जैसे वीट में सेमी ड्वार्फ वैरायटी था, ऐसे ही यहाँ पे भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी के वजह से इसका जो पैदावार है काफ़ी अच्छा हो गया। सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस वर डराइव फ्रॉम IR8। IR8 एक वैरायटी है राइस की, वहाँ से डराइव होता है। एंड दे आर डेवलप एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि IRRI कहाँ है, दैट इज़ अ फिलीपींस। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। टाइंगंग नेटिव ऑफ फ्रॉम द ताइवान। राइस की वैरायटी से क्वेश्चन आता है कि जया और रत्ना दो वैरायटी है, दे आर डेवलप इन द इंडिया, और ऑब्वियसली ये हाई यील्ड पोटेंशियल है और डिजीज़ फ्री है। शुगर केन की बात करें, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। शुगर केन जो है वन वेराइटी इज कॉल्ड सेक्रम बारबेरी, वर ओरिजिनली ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया जैसे यूपी, बिहार, है ना, तो वहाँ पे ग्रो होता था। बट दे हैव अ पुअर शुगर कंटेंट इन एंड ईल्ड। इसका ईल्ड भी बहुत कम था और शुगर तो था ही नहीं। बेसिकली शुगर केन इज़ फॉर द शुगर, ताकि जो है हम उससे शुगर ऑब्टेन कर सकें, गन्ने का रस निकाल सकें, पी सकें। जब है ही नहीं शुगर तो फ़ायदा क्या है। वन इज़ अ ट्रॉपिकल केन ग्रो इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ग्रो हो रहा था। दिस नेम इज़ कॉल्ड सेक्रम ऑफिसनेरम। तो सेक्रम ऑफिसनेरम का जो स्टेम था वो काफ़ी थिक था, मोटा था, और उससे शुगर का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा था, हाई शुगर कंटेंट था। बट डिड नॉट ग्रो वेल इन अ नॉर्थ इंडिया। अगर हम सेक्रम ऑफिसनेरियम को यूपी में लगाएं, बिहार में लगाएं, राजस्थान में लगाएं, तो वो ग्रो नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस करा दिया। सेक्रम बारबेरी जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो रहा था, और सेक्रम ऑफिसनेरियम जो कि साउथ इंडिया में ग्रो हो रहा था, दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया। सेक्रम बारबेरी एज यू नो दिस इज अ थिन स्टेम, शुगर कंटेंट बिल्कुल पुअर है, और सेक्रम ऑफिसनेरियम दे हैव अ थिक स्टेम बट द शुगर कंटेंट इज वेरी हाई। सो जैसे ही हमने क्रॉस कराया तो एक हमें वैरायटी मिली। दे कैन बी ग्रो इन अ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे देखिए ग्रो इन अ नॉर्थ इंडिया, हाई शुगर कंटेंट है, थिक स्टेम है, हाई यील्ड पोटेंशियल है, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। सो दिस इज़ अ क्रॉस। एक होता है मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है, दिस इज़ अ हाइब्रिड ऑफ द मीज, ज्वार बाजरा हैज़ बिन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया। तो इन सबको मीज, ज्वार, बाजरा को आपस में क्रॉस करके एक मिलेट्स बनाते हैं जो कि हाईली न्यूट्रेंट होता है। और जो है गांव में पुराने टाइम के लोग जो है ज्वार और बाजरा खाते थे और बहुत ही तंदुरुस्त होते थे, कोई भी बीमारी नहीं होती थी, उनका लाइफ स्पैन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट आज के लोग क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, समोसा खाते हैं, ठीक है, मोमोज़ खाते हैं, और उन्हें लगता है कि पिज़्ज़ा खाते हैं तो लोग उन्हें देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही कूल हैं, बहुत ही एडवांस है, बहुत ही रिच हैं, बहुत ही मतलब अच्छे हैं, ठीक है। बट वो नहीं समझ रहे हैं कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं, राइट, अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो खाली सेल्फी ले लो पिज़्ज़ा कॉर्नर पे, डोमिनोज पे, कि दैट इज़ हैशटैग पार्टी या हैंग आउट पार्टी एट द पिज़्ज़ा। सो दिस symbol is not ideal, right? And obviously your junk food is decrease your memory power. पहले के लोग जो हैं भूलते नहीं थे, याद उनको हमेशा रहता था। अब क्या होता है कि आप आज पढ़ें कल भूल गए। क्यों ऐसा? यस, इट इज़ ड्यू टू द योर डाइट, इज़ ड्यू टू द योर इन्वायरमेंट, बहुत सारे फैक्टर पे काम करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ से बचें। और आइडियली ये होता है कि 100 साल पहले अगर बैक में जाए, 100 ईयर बैक में जाएं, तो जो सामान मिलता है, जो सामान उस समय अवेलेबल था, उसी समय आप उस समय अभी खाएं। मतलब 100 साल पहले अगर जाएं और जो सामान उस समय अवेलेबल था वही आपको इस समय भी खाना है। तो 100 साल पहले अगर हम जाते थे तो कोल्ड ड्रिंक नहीं था, ठीक है, लोग आते तो हम चाय पिलाते थे, दूध पिलाते थे, है ना, पानी पिलाते थे, तो आपको कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना है। 100 साल पहले पिज़्ज़ा बर्गर नहीं था, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं खाना है। 100 साल पहले मोमोज पैटीज़ नहीं था, नहीं खाना है। 100 साल पहले क्या था, रोटी, दाल, सब्जी,
ज्वार, बाजरा, मेज़, तरह तरह की सब्जी थी, ये सारे थे, वो खाइए आप, ठीक है। पिज़्ज़ा, फूड, इवन फ्रूट जूस जो होता है, पैक जूस होता है, वो भी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि जूस है, दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, दे प्रोवाइड द एनर्जी, बट नो, बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो जूस निकाल के पीछे। चलिए, तो हाइब्रिड breeding have lead to the development of the several high yield variety resistance to the water stress. बेसिकली मिलेट्स में ये होता था कि वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था, कि थोड़ा सा पानी आ जाए तो सारा चीज़ ख़राब हो जाता था, बट ये वैरायटी में वाटर स्ट्रेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया और कुछ होता ही नहीं था वाटर स्ट्रेस से। तो इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन कि जया एंड रत्ना is developed in a green revolution in India. This variety are maize, rice, wheat and bajra. Yes, rice, अभी मैंने बताया था। दूसरा क्वेश्चन है कि द इन मेज हाइब्रिड विगर इज exploited by so crossing up to inbreeding potential parental line, harvesting seed of the most productive plant, inducing mutations and bombarding of the seed with the DNA. Yes, the answer is A, the crossing of the two inbreed potential different line. So that is the answer. So now we are looking forward and we discuss about the plant breeding and disease resistance. Disease resistance के बारे में जानना चाहते हैं. So the fungal, bacterial and viral and nematodes pathogen are attacked to the our cultivated plant. जो हम उगाते हैं, जो अपने खेतों में उगाते हैं, तो उनसे सबसे ज़्यादा खतरा किनसे रहता है? फंगस से, बैक्टीरियल से, वायरस से, नेमेटोड से. In such situations, if the crops are made to the disease resistant, the food production is increases and use of the fungicides, bactericides would be the reduces. देखिए, कहने का अर्थ ये है कि प्लांट ब्रीडिंग और डिजीज रेजिस्टेंस हम इसलिए करते हैं ताकि जो है कोई भी हम प्लांट के स्पीसीज़ को अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसको हम डिजीज़ फ्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन उस पर अटैक ना हो, कोई भी बैक्टीरिया वायरस उस पर अटैक ना करे. सो सम फंगल डिजीज़ आर कॉजिंग द रस्ट. एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से फंगल डिजीज़ हैं जिससे रस्ट होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड ब्राउन रस्ट ऑफ द वीट. Brown rust of the wheat is our first disease, right? Red root of sugarcane. Red root of sugarcane is the second one, जो कि हमारे फंगल डिजीज से होता है. और रेड रस्ट का मतलब जैसे कुछ ब्राउन पड़ जाना, है ना. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बाय द बैक्टीरिया, ये सारे इंपॉर्टेंट बीमारी हैं. So some host genotype poses a ability to prevent a pathogen and strain from the producing the disease such as a host line is called a resistance. देखिए रेजिस्टेंस का डिफिनेशन है और इस रेजिस्टेंस के डिफिनेशन में बताया गया है कि ऐसा एबिलिटी जिससे कोई भी पैथोजन अंदर से उस प्लांट के अंदर ना आए और उस प्लांट के अंदर कोई भी डिजीज़ ना कॉज कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस. द प्रोड्यूसिंग द डिजीज़, अनेबल टू प्रोड्यूस अ डिजीज़, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस. सो दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस और डिजीज़ रेजिस्टेंस. मतलब डिजीज़ रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि कोई भी बीमारी ना हो. सो द टर्म स्ट्रेन हैज़ अ सिमिलर मीनिंग फॉर द पैथोजन. स्ट्रेन मतलब पैथोजन के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं. लेट्स सपोज कि कुछ अनदर टर्म इज़ कॉल्ड हेट्रोसिस. हेट्रोसिस के बारे में समझते हैं. हेट्रोसिस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड विगर. इसे हम हाइब्रिड विगर कहते हैं. और हेट्रोसिस इज़ अ रिवर्सेबल ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जैसे हमने अभी इनब्रीडिंग डिप्रेशन लास्ट टाइम में पढ़ा था, जस्ट उसके रिवर्सिबल होता है, उल्टा होता है हमारा हेट्रोसिस. तो हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर इज़ द फिनोटाइप सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर द आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स इन वन और टू ट्रेड्स. मतलब कि हेट्रोसिस और हेट्रोसिस विगर का मतलब होता है कि ऐसा कुछ कैरेक्टर जो कि दोनों पेरेंट्स से जैसे मान लीजिए एक पेरेंट से और दो पेरेंट्स है और ये तीसरा इनसे आया है, तो इन दोनों पेरेंट्स से काफ़ी सुपीरियर हो, काफ़ी डेवलप हो और बहुत ही अच्छे से वेल सूटेड हो और कोई भी बीमारी इसके अंदर ना हो.
In other words, when the two unrelated individual or lines are crossed, and the performance of the F1 hybrid is often superior. अगर दो अनरिलेटेड लाइन को क्रॉस कराया जा रहा है, दो डिफरेंट लाइन को क्रॉस कराया जा रहा है, ठीक है, तो उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उन दोनों अनरिलेटेड लाइन से काफ़ी सुपीरियर हो, काफ़ी इम्प्रूव हो, तो उसी को हम हाइब्रिड और हाइब्रिड विगर बोलेंगे और हेट्रोसिस बोलते हैं. सो द फेमस एग्जाम्पल, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राइटिकल. तो ट्राइटिकल इज अ फर्स्ट मैन मेड सीरियल और क्रॉप्स which has been produced by the that is the intergeneric hybridizations. किससे किससे क्रॉस कराया गया है? द कॉमन वीट दैट इज कॉल्ड ट्राइटिकम एस्टिवम और यूरोपियन राई. मतलब कि देखिए इससे आपसे क्वेश्चन आएगा कि किससे किससे क्रॉस कराया गया है, तो दे आर क्रॉस विद द वीट एंड राइस. ठीक है, वीट एंड राइस. और बहुत ज़्यादा गुस्सा है अगर एनटीए वाले हो जाते हैं तब इनके साइंटिफिक नेम पूछेंगे, ट्राइटिकम एस्टिवम और सेक्ले सीरियली. बट वीट और राइस से क्रॉस करा के हमने क्या बनाया? ट्राइटिकल बनाया. ठीक है, ट्राइटिकल बनाया. और दिस इज अ हेक्साप्लॉइडी. दे आर नॉट सुटेबल फॉर द ब्रीड, दे आर नॉट सुटेबल फॉर द ब्रीड मेकिंग. 2n+, मतलब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि ट्राइटिकल्स किसका एग्जाम्पल है. ये जो ट्राइटिकल्स जो होता है दे आर द लो ग्लूटेन कंटेंट. ग्लूटेन का इसमें वैल्यू काफ़ी कम होता है, और ग्लूटेन का वैल्यू कम हो जाता है तो एक बीमारी होती है दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डिजीज़ की बीमारी होती है. सो द डिजीज़ नेम इज़ सीलियक डिजीज़. और सीलियक डिजीज़ के अंदर जो होता है ग्लूटेन उस में पचता ही नहीं है. ग्लूटेन अगर पचेगा नहीं तो क्या होगा कि उसे हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, वीट और राइस नहीं देते हैं. So late blight of potato is due to the fungus, not a bacteria. It is a fungus. Question 8 में आया हुआ है, the triticals, the first man cereal, as you know, has been obtained by the crossing with wheat with rice, rye, right? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. So method of breeding of disease resistance. तो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन से मेथड हम लोग यूज़ करते हैं? सो ब्रीडिंग इज़ कैरिड आउट आइदर बाय द कन्वेंशनल मैथड्स, कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक और डिस्क्राइब अर्लियर जैसे हमने देखा था, और एक म्यूटेशनल ब्रीडिंग है, दो पेरेंट्स को लेके उनको आपस में क्रॉस करा देते हैं तो उससे हम एक डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी को ऑब्टेन कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ अ स्टेप फॉर दिस? फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग जर्म प्लाज फॉर द रेजिस्टेंस सोर्सेज, हाइब्रिडाइजेशंस एंड सेलेक्टेड पेरेंट्स. पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप है ये है कि सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द हाइब्रिड एंड टेस्टिंग. सेम जैसे हमने कोई नया वैरायटी डेवलप कर रहे हैं प्लांट का, और नया वैरायटी जो डेवलप कर रहे हैं हम लोग, जैसे हमने प्लांट में देखा था वैसे ही हम लोग कर रहे हैं. तो आपको ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा. जो ये टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक क्रॉप्स है, वैरायटी है और रेजिस्टेंस टू द डिजीज़ है. तो वीट एक क्रॉप है और इसकी एक वैरायटी है दैट इज़ कॉल्ड हीमगिरी, एंड दे आर रेजिस्टेंस फॉर द लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हील बर्न. इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है और बिल्कुल इस बार भी पोटेंशियल क्वेश्चन है, इससे आ सकता है. ब्रासिका की बात करें तो ब्रासिका में पूसा स्वरिम वाइट रस्ट इसके अंदर नहीं हो सकता है, रेजिस्टेंस है. कॉलीफ्लावर में दो वैरायटी है, पूसा सुब्रा एंड पूसा सोनबॉल केवल. ब्लैक रूट एंड कर्ल ब्लाइट और ब्लैक रॉट उसमें नहीं होगा. काउपी में पूसा कोमल एंड बैक्टीरिया ब्लाइट डिजीज़ उसमें नहीं होता है. एंड चिली पूसा सदाबहार एंड लीफ कर्ल एंड चिली मोजाइक वायरस उसमें नहीं होता है. तो ये सारी जो है डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी थे और इससे जो है काफ़ी बीमारी, मतलब उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं होता है. तो ये जो पिछले वाला टेबल है आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए और उसको जो है अच्छे से लर्न करना चाहिए. म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करते हैं कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या होता है. तो द म्यूटेशन इज़ अ सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या होता है कि एक अचानक से इनहेरिटेबल चेंज हो जाता है पूरे कैरेक्टर के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग. यूज़ ऑफ म्यूटेशन इन अ प्री प्लांट ब्रीडिंग to develop a improved variety
इज कॉल्ड अ म्यूटेशनल ब्रीडिंग। मतलब कि म्यूटेशन को यूज़ करके, जैसे मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया है कि म्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो म्यूटेशन को यूज़ करके और दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनके अंदर हमने म्यूटेशन से एक नया डिफरेंट प्लांट्स को ऑब्टेन करेंगे। दे आर रेजिस्टेंस टू द येलो मोजाइक वायरस इन द भिंडी एंड वॉज ट्रांसफर फ्रॉम द वाइल्ड स्पीसीज एंड रिजल्टेंट टू द न्यू वैरायटी। ठीक है, तो प्रभात क्रांति एक नया वैरायटी इससे बनाया गया म्यूटेशनल ब्रीडिंग से, जो हाईली रेजिस्टेंस है। ये भी टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। क्रॉप्स हैं यहाँ पे, ये वैरायटी है और इंसेक्ट पेस्ट है। ब्रासिका, पूसा गौरव और एम्फिड्स इंसेक्ट पेस्ट पे काम नहीं करता है। फ्लैट बीन के दो वैरायटी, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 और एम्फिड्स फ्रूट बोरर काम नहीं करता। ओकरा, अब भिंडी का नाम ओकरा हो गया है, तो ओकरा में पूसा स्वामिनी एंड पूसा A4 शूट एंड फ्रूट बोरर पेस्ट जो है इससे रेजिस्टेंस होते हैं। तो दिस इज़ ऑल वैरायटी रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। आखिर प्लांट ब्रीडिंग का क्या रोल है, हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग हैज़ अ प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्हांसिंग द फूड प्रोडक्शन। कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उगा सकते हैं क्योंकि हमारी वैरायटी इंप्रूव हो गई है, डिजीज रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, ट्राइटिकेल इज़ अ मैन मेड सीरियल यू नो, और लाइसिन रिच मेज हमने उगाया है, लाइक शक्ति, रतन एंड प्रोटीनीमा। थ्रू द म्यूटेशन ब्रीडिंग मोर ऑफ द 200 वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स हैज़ बिन डेवलप। तो इन सारी वैरायटी से अलग अलग मेथड से हमने डिफरेंट वैरायटी को ऑब्टेन किया और जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ट्राइटिकस जो है सबसे पहले मैन मेड सीरियल होता है और इसको हमने डेवलप किया है, ग्लूटेन फ्री डाइट बना दिया है। तो ये सारा चीज़ है। क्वेश्चन देखते हैं जो नीट में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि द ब्रीडिंग ऑफ क्रॉस विद द हाई लेवल ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन इज कॉल्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, दिस इज आंसर इज बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बायोफोर्टिफिकेशन में पढ़ाऊंगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है हिमगिरी डेवलप फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रस्ट पैथोजन इन अ वैरायटी ऑफ चिली, मेज, शुगर कैन एंड वीट। तो यस, नो डाउट हिमगिरी वैरायटी इज़ अ वीट। आप पुरानी स्लाइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको हिमगिरी नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वीट है, वीट का है हिमगिरी, लीफ और स्टाइप रस्ट और हील बर्न इनमें नहीं होता है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो हिमगिरी डेवलप बाय द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द डिजीज रेस्पॉन्स फॉर द रस्ट पैथोजन। तो यस, तो जो भी वहाँ पे वो है टेबल है, उस सारे टेबल को अच्छे से आपको रीड करना है, लर्न करना है। सो बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है कि द ब्रीडिंग क्रॉप्स विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, ऐसा हम वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं, ऐसा क्रॉप्स हम डेवलप करना चाहते हैं जिसके अंदर जो है उसके अंदर विटामिन्स बहुत ज़्यादा हो, विटामिन कंटेंट ज़्यादा हो, मिनरल कंटेंट्स ज़्यादा हो, हाई प्रोटीन हो, हेल्दियर फैट हो। तो दिस टाइप ऑफ वैरायटी इज़ कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। हालांकि फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है मिलावट। अगर किसी चीज़ में मिलावट किया जाए उसी को हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। बट ये मिलावट जो होता है वो अच्छे सेंस में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा मिलावट कर दें जिससे जो है हमारा हेल्थ ख़राब हो जाए, चीज़ें ख़राब हो जाए, ऐसा मिलावट नहीं है। तो ऐसी मिलावट जो हमारे लिए हेल्दी हो, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। So the breeding for the improved nutritional quality is undertaken with the objective of improving। क्या हम लोग improve करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, वो ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं कि उसमें फैट ज़्यादा ना हो, विटामिन कंटेंट को बढ़ा देते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल एलिमेंट्स को बढ़ा देते हैं। सो इन 2000 द मेज हाइब्रिड दैट हैज़ ट्वाइस the amount of amino acid like lysine और tryptophan। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेज के अंदर कौन से अमीनो एसिड होते हैं। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफान इज अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द मेज। टू कंपेयर एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड वर डेवलप। ठीक है, मतलब 2000 में ऐसा देखा जाता है कि उसका लाइसिन और ट्रिप्टोफान का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा था एज राइट नाउ।
तो वीट एटलस 66 ए वैरायटी है वीट की, हैविंग अ हाई प्रोटीन कंटेंट, and it has been possible to develop a iron or iron fortified rice variety content over a 5 times much iron as commonly consumed variety. मतलब हम एक ऐसा आयरन राइस वैरायटी बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट हो, समझ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन. इस स्लाइड से काफ़ी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में जो है उन्होंने जो है बहुत सारे क्रॉप्स को इम्प्रूव किया है, एंड दे रिलीज सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स दैट आर रिच इन द विटामिन्स एंड मिनरल्स. रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, एग्जाम्पल विटामिन ए इनरिच उन्होंने कैरेट बनाया है, स्पिनिच बनाया है, पम्पकिन बनाया है. विटामिन सी इनरिच बिटर गार्ड, भतुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो बनाया है. और आयरन और कैल्शियम इनरिच बीन्स एंड लबलब बनाया है. तो किसने बनाया है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली में अवेलेबल है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोफोर्टिफिकेशन. और ये वाला जो क्वेश्चन है वो बायोफोर्टिफिकेशन से ही था. इस वाले क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रीडिंग क्रॉस विद अ हायर लेवल ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन, यस इट इज़ अ बायोफोर्टिफिकेशन. तो उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ अ सिंगल सेल प्रोटीन. कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, कैसे काम करता है. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई सेल जो कि सिंगल हो और प्रोटीन दे हमें, है ना, तो उसे हम सिंगल सेल प्रोटीन कहेंगे. या ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि सिंगल हो, सिंगल सेलुलर हो और उससे प्रोटीन आए, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन. बट ऐसा नहीं है, माइट बी सिंगल सेलुलर ना हो, मल्टी सेलुलर हो. तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमें प्रोटीन मिले, द सेल from the microorganisms such as the bacteria, yeast, fungi, algae, treated as a various way as a food. मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग रोटी दाल सब्जी पे ही डिपेंड नहीं होंगे. There are a lot of organism to that consider as a food as a single cell protein. So one of the alternate source of the protein of the animals and human nutrition is the single cell protein. तो single cell protein एक ultimate वो है सॉल्यूशन है. दो शिफ्ट फ्रॉम द ग्रेन्स टू द मीट डाइट, राइट. अब जैसे मान लीजिए कि अगर मीट नहीं होता तो सारे लोग ग्रेन्स पे रहते, आधारित रहते, सारे लोग रोटी दाल सब्जी खाते, तो देख रहे हैं और ज़्यादा क्राइसिस हो जाता. तो दे आर शिफ्ट फ्रॉम द ग्रेन टू द मीट डाइट. काफ़ी लोग मीट खाने लगते हैं तो उसका ग्रेन्स का कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाता है. सीरियल्स एंड मोर डिमांड टू द सीरियल हैज़ टेकन टू 3 to 10 kg ऑफ द ग्रेन्स प्रोड्यूस बाय द 1 किलोग्राम ऑफ मीट बाय द एनिमल हस्बेंड्री. देखिए कहने का मतलब ये है कि करीब 3 से 10 किलो ग्रेन्स खा के सिर्फ 1 किलो मीट का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है. सो मोर देन 25% ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. पूरे अगर वर्ल्ड का डाटा देखें तो करीब 25% ऐसे लोग हैं जिनको भूखमरी और माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं. So the commercial production of SCP, that is single cell protein, is mostly based on the yeast and some other fungi like Fusarium granularium. SCP are rich in high quantity of protein and poor in fat. तो SCP में कभी भी फैट नहीं होता, बट प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है. बोथ हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड लो फैट कॉन्स्टिट्यूट दे आर द गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि फ़ैट ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिजीज़ हो जाएगा. सो ऐसा एक एग्जांपल खूबसूरत सा दिया है कि करीब 250 किलो की गाय जो होती है, 250 किलोग्राम काउ प्रोड्यूस ओनली 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे. समझ रहे हैं कि दैट 200 ग्राम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, करीब 250 ग्राम का होगा. लाइक मिथाइलोफाइलस मिथाइनोट्रोपस करीब 55 टन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है पूरे अपने लाइफ साइकिल में. देख रहे हैं कितना ज़्यादा, मतलब इतना कम होके कितना ज़्यादा प्रोटीन बना रहा है. सो एग्जाम्पल इज स्पायरुलिना. यस, द सिंगल सेल प्रोटीन इज स्पायरुलिना. तो जैसे ही सिंगल सेल प्रोटीन पे हमारा आता है ध्यान, तो सीधा हमारा स्पायरुलिना पे जाता है. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन? सो इट प्रोवाइडेड द प्रोटीन रिच सप्लीमेंट ऑफ द ह्यूमन डाइट. अगर आपको प्रोटीन रिच सप्लीमेंट लेना है तो आप स्पायरुलिना ले सकते हैं और SCP का यूज़ कर सकते हैं. इट रिड्यूस द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर. ऑब्वियस है,
सारे लोग ग्रेन पे ना जाके सिंगल सेल प्रोटीन पे जाएंगे. सिस्टम एंड सप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन, राइट. So this is all about your single cell protein.